हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर, भारत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई कराई जाती है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नीट की प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जीव विज्ञान? जीव विज्ञान का मतलब क्या है? हमने 11th और 12th में जीव विज्ञान तो पढ़ लिया, लेकिन जीव विज्ञान की परिभाषा ही नहीं पता है कई बच्चों को कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो ये आपने याद रखना है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो और एक है लॉजी। ये बायो शब्द और लॉजी ये दो ग्रीक, याद रखना है आपने, ग्रीक भाषा से शब्द आए हैं। कौन से ग्रीक भाषा से शब्द आए हैं? एक है बायोस और एक है लोगोस। बायोस से क्या आया? बायो। और लोगोस से क्या आया है? लॉजी। अब बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब है जीवन, ठीक है, और लोगोस का मतलब है क्या? अध्ययन। यानी किसका अध्ययन? जीवन का अध्ययन। अब आप जरा सोचिए, जीवन किस में मिलता है? मैं कौन हूं? सजीव हूं, और ये पेन क्या है? निर्जीव है। जीवन किस में मिलेगा? हम अच्छे तरीके से जानते हैं जीवन किस में मिलता है? सजीवों में। तो आपने अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके पास क्या सब्जेक्ट है? जीव विज्ञान, जो लंबे समय तक चलेगा, याद रखिएगा। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है? भूलना नहीं है आज के बाद कभी भी। किसका अध्ययन? सजीवों का अध्ययन। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। यानी सजीव का अगर कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो वो कौन सा विज्ञान की शाखा होगी? जीव विज्ञान होगी, ठीक है। सिंपल सा था, ये आपने याद रखना है कि जीव विज्ञान का मतलब क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो याद रखनी है। जीव विज्ञान देखिए बहुत सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। दिक्कत जो आती है, हमारे मार्क्स जो नहीं आते हैं, वो इस वजह से नहीं आते क्योंकि जीव विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, चीजें याद नहीं रहती हैं। तो हमें बार बार चीजों को रिवाइज करना है, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें याद होंगी, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो नीट में पूछा जा सकता है वो ये कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो याद रखना, शब्द कौन सा? जीव विज्ञान। ये किसने दिया था? तो आपने याद रखने हैं दो वैज्ञानिक, एक का नाम है कौन? लेमार्क, और एक कौन है? ट्रीविरेनस। ये हमारे दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर कौन सा शब्द दिया था? आपका जीव विज्ञान। बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सी, ठीक है। दूसरा बिंदु यहां पर आ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आपने याद रखना है जीव विज्ञान के जनक। मेरे ख्याल से हर बच्चे को यह क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। याद रखना है आपने, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु, जिसको हम एरिस्टोटल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कौन? एरिस्टोटल, अरस्तु किसके जनक हैं? जीव विज्ञान के जनक। तो सिंपल सी चीज हमने पढ़ी, जीव विज्ञान का मतलब देखा हमने क्या है? सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रीविरेनस। सिंपल सा था ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, जीव विज्ञान जो है, मैंने बोला सबसे बड़ा विज्ञान है, ठीक है, सबसे बड़ा विज्ञान है। ये याद रखना है आपने। इस विज्ञान की कई सारी उपशाखाएं हैं। जैसे दो मुख्य उपशाखाएं आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक जिसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, और एक कौन है? जंतु विज्ञान। तो दो मुख्य विज्ञान आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी, और इसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो देखिए, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है।
वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होएगा? एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? वनस्पति का, पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और जंतु विज्ञान क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन कर रहे हैं? पादपों का। और जंतु विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन कर रहे हैं? जंतुओं का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपने याद रखने हैं। कौन हैं? थियोफ्रेस्टस, भूलना नहीं है। कौन? थियोफ्रेस्टस। किसके जनक हैं? वनस्पति विज्ञान के। और जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। वही अरस्तु किसके जनक हैं? जंतु विज्ञान के। तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? हमारे अरस्तु। जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप ये सभी को समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीजें थी, ये एक एक बच्चे को याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने बोला था जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हमने बोला जीव विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? सजीवों का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? सजीवों का। ठीक है। अब सजीव जो है, लिविंग जो है, सजीव जो है, वो कहीं ना कहीं निर्जीवों से क्या है? अलग है। मैं कौन हूं? सजीव हूं। ये पेन क्या है? निर्जीव है। मुझ में और इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो सबसे पहला चीज जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, सजीवों को हम किससे अलग करने वाले हैं? निर्जीवों से। आखिर क्या अंतर है सजीव और निर्जीव में? तो आप बोलेंगे बहुत सारे अंतर हैं, जिसमें से कई बच्चे बोलेंगे सर सजीवों में गति मिलती है। बहुत अच्छी बात है, निर्जीवों में गति नहीं मिलती। मैं चल सकता हूं, ये पेन नहीं चल सकता। ठीक है। सर सजीव जो हैं वो वृद्धि कर सकते हैं। हम छोटे से क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं, वृद्धि हुई है हमारे अंदर। क्या ये पेन में वृद्धि होएगी? नहीं, इसमें कोई वृद्धि नहीं है। सर सजीव जो हैं वो श्वसन कर सकते हैं। ये नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? श्वसन करना पड़ रहा है। आप बोलेंगे सर हम उत्सर्जन भी कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते। सर हमारे अंदर जनन होता है, निर्जीवों में जनन नहीं होता। तो बहुत सारे अनगिनत लक्षण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, सजीवों को निर्जीवों से अलग करने की सबसे आधारभूत इकाई कौन है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग कर रही है? आखिर वो चीज क्या है जो सजीवों में मिल रही है, निर्जीवों में नहीं मिल रही? आप बोलेंगे ये लक्षण तो मिल रहे हैं सजीवों में। मैं बोलूंगा अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, सबसे मुख्य लक्षण जो सजीवों में मिलता है, निर्जीवों में नहीं मिलता। आप जानते हैं हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी पर सजीव मिल रहे हैं, उस पर जितने भी सजीव मिल रहे हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं कौन है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आपका आंसर होना चाहिए क्या? कोशिका। जो किसमें नहीं मिल रही है? निर्जीवों में नहीं मिल रही है। तो सबसे आधारभूत अंतर जो है, सबसे बेसिक डिफरेंस जो है सजीव और निर्जीव में, वो किसकी बात करेंगे हम यहां पर? कोशिका की। तो आइए सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं यहां पर? कोशिका की। हां जी, आप सभी ने पढ़ा था 11th क्लास में, कोशिका यानी सेल। क्या होती है कोशिका? बिल्कुल याद करिए, आपने डेफिनेशन रटी थी, परिभाषा याद होगी आप सभी को। क्या? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पढ़ा था ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका जो है वो संरचनात्मक इकाई का मतलब हमारी संरचना जो है वो कौन बना रही है? कोशिका।
और हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, मैं श्वसन कर रहा हूं, उत्सर्जन कर रहा हूं, वृद्धि कर रहा हूं, जनन कर रहा हूं, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं किसके अंदर होने वाली है? कोशिका के अंदर होने वाली हैं। तो हमने क्या बोला, क्या कोशिका क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन हो गई है? सजीवों की कौन? कोशिका। ठीक है, अब कोशिका को आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आपने जो ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या कभी कोशिका को देखा है? आप में से कई बोलेंगे हाँ सर देखा है हमने, हमारे टीचर जो थे हमारे प्रयोगशाला में जब लेकर जाते थे तो हमने वहां पर कोशिका को देखा था। कहां पर देखा था? कोशिका को देखा था किसमें? एक यंत्र में। क्या नाम था उसका? सूक्ष्मदर्शी था ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपनी नग्न आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के क्या कभी कोशिका को देखा है? देखा है क्या कभी कोशिका को? आप बोलेंगे नहीं। आइए मैं आपको बताता हूं। अब इसका आंसर अगर आपको चाहिए, क्या नग्न आंखों से अगर कोशिका को देखा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, नीट में पूछा जाएगा। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप सभी को आंसर आना चाहिए। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। अब जरा सोचिए, क्या शुतुरमुर्ग के अंडे को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे को जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी हम किसको देख रहे हैं अपनी आंखों से? बिना सूक्ष्मदर्शी के किसको देख रहे हैं? एक कोशिका को देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद यहां पर वो जो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह भी बताना कि सिर्फ रटना नहीं है बायो रटने वाला विज्ञान नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं क्या जीव विज्ञान है रट लेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं होएगा। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको मन लगाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा किससे? जीव विज्ञान से, तभी सारी चीजें क्या आएंगी? समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात करी पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अधिकतम बच्चे इसका आंसर दे देंगे। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो बताएं कौन सी कोशिका है सबसे छोटी? वेरी गुड, कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, याद रखना कौन? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं? PPLO। भूलिएगा मत, माइकोप्लाज्मा को हम और क्या बोलते हैं? PPLO। क्या है PPLO? प्लूरो निमोनिया सम जीव। भूलना मत, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। क्या PPLO कौन है? PPLO को क्या होता है? माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? PPLO, प्लूरो निमोनिया सम जीव, यानी ऐसे जीव जिनसे अगर संक्रमण होएगा तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे? निमोनिया के जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? माइकोप्लाज्मा को क्या? PPLO, जो सबसे छोटी कोशिका है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सी चीज बताई। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं इस पृथ्वी पर जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे कौन कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन थी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आइए, ये तो हमने बात करी इस पृथ्वी पर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नीट में? आइए देखिए,
अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये कि मनुष्यों के अंदर, मानवों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं और तीनों के क्वेश्चन जो हैं वो नीट में पूछे गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका मनुष्यों के अंदर याद रखना है आपने कौन? कहीं ना कहीं आप सभी ने 12th क्लास में पढ़ा था, पहला इकाई आपने पढ़ी थी 12th क्लास में, जनन पढ़ा था ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या, मनुष्यों के अंदर जो युग्मक होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं? मादा युग्मक कौन होती है? अंडाणु। और नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखनी है क्या? सबसे बड़ी कोशिका मनुष्यों के अंदर कौन है? अंडाणु है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु है। जबकि सबसे लंबी कोशिका आपको याद रखनी है, सबसे लंबी कोशिका कौन है? मेरे ख्याल से आंसर आपको पता होगा। देखिए मैं अपना हाथ हिला रहा हूं ना, तो ये जो संवेदना, ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो जा रहा है मैसेज, जो जा रहा है यहां पर लिखने का, वो कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? मेरे मस्तिष्क से आ रहा है ना यहां पर। और ये कौन लेकर आ रहा है? ये कौन लेकर आ रहा है? ये लेकर आ रही है कोशिका जिसका नाम है तंत्रिका। तो आपने याद रखना है क्या? तंत्रिका हमारे अंदर क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी कौन है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कौन है? अंडाणु। तो बेटा जी यहां पर अभी मैं कोशिका विज्ञान जो है वो प्रारंभ करने वाला हूं, चैप्टर हमारा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत जीवन में, हर चीज की शुरुआत, हमारी भी शुरुआत, हमारे जीवन की शुरुआत सभी की किससे हुई है? कोशिका से। तो नीट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान। तो वो पढ़ने से पहले मैंने आपको कोशिका के बारे में हल्की फुल्की चीज बताई, क्या कि मनुष्यों के अंदर सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ठीक है, आइए आगे बात कर रहे हैं किसकी? कोशिका विज्ञान की बात करने वाले हैं। चलिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहला रहा है? सिंपल सा क्या? कोशिका विज्ञान, जिसको हम और क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। भूलना मत, कोशिका विज्ञान का मतलब क्या है? साइटोलॉजी का मतलब क्या है? या कोशिका विज्ञान का मतलब क्या है? किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन। ठीक है, अब हम यहां पर वैज्ञानिक पढ़ने वाले हैं जो कोशिकाओं से संबंधित हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। तो हम यहां पर सबसे पहला बिंदु जो पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्या? वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक जो किससे संबंधित हैं? कोशिका विज्ञान से संबंधित हैं। आइएगा, सबसे पहला वैज्ञानिक जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो कौन होगा? वही होगा जिसे हम बोलेंगे जनक। किसका जनक? कोशिका विज्ञान का जनक, जिसने कोशिका की खोज करी है। किसकी खोज करी है? कोशिका की। तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो यहां पर आ रहा है, आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि कोशिका की खोज किसने करी? पता होना चाहिए आपको, कोशिका की खोज किसने करी है। तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो यहां पर आ रहा है, आप सभी ने नाम सुना हुआ है, कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक। भूलना मत, साइटोलॉजी का जनक कौन है या कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किसकी खोज करी थी? कोशिकाओं की खोज करी थी। ठीक है, अब देखिए, रॉबर्ट हुक से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हमें पढ़नी जरूरी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज, क्या रॉबर्ट हुक, ध्यान से सुनना, क्या रॉबर्ट हुक जीव वैज्ञानिक थे? क्या रॉबर्ट हुक
रसायन वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, क्या भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे? कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है वो ये कि रॉबर्ट हुक एक भौतिक वैज्ञानिक थे, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। अब आप कहेंगे जब रॉबर्ट हुक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, तो वो जीव विज्ञान में क्या काम कर रहे थे? जीव विज्ञान से उनका क्या संबंध था? देखिएगा, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था, ये बिंदु भी आपने याद रखना। देखिएगा, मैं यहां पर एक बॉक्स बनाकर यहां पर लिख रहा हूं। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि बच्चों आपने कोशिका को देखा था, आप बोलेंगे हाँ जी देखा था। कहां पर देखा था? हमारी प्रयोगशाला में देखा था। कौन से यंत्र से देखा था? आपने बोला सर सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किससे देखा था? सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी? अब आप कहेंगे सर रॉबर्ट हुक पढ़ते पढ़ते यहां कैसे आया? देखिए लिंक है, कुछ ना कुछ संबंध है। देखिए माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? वैज्ञानिक का नाम आपने याद रखना है, जेन्सन। कौन थे? जेन्सन खोजकर्ता थे। किसके खोजकर्ता हैं? याद रखना है, जेन्सन ने किसको खोजा था? किसको? सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था सबसे पहले। अब आप अपने आप को मानिए कि आप कौन है? जेन्सन है, और आपने जो क्या बनाया है? सूक्ष्मदर्शी। कोई खास क्वालिटी का नहीं था, अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? रूपांतरित करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस सूक्ष्मदर्शी को बाद में मॉडिफाई किया, रूपांतरित किया। किसने किया? गैलीलियो। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कौन? गैलीलियो। जेन्सन के बाद किसने रूपांतरित किया? गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने भी जो सूक्ष्मदर्शी बनाया वो भी कोई खास क्वालिटी का नहीं था, वो भी मतलब इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद कौन आए? हमारे रॉबर्ट हुक। तो गैलीलियो के बाद फिर से रूपांतरित किया सूक्ष्मदर्शी को किसने? रॉबर्ट हुक। तो आपने याद रखना है रॉबर्ट हुक किसके वैज्ञानिक थे? एक भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने क्या काम किया था? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी को क्या किया था? रूपांतरित किया था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को रूपांतरित या सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किसने किया? रॉबर्ट हुक, जो किसके वैज्ञानिक थे? भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे तो माइक्रोस्कोप को रूपांतरित कर दिया, यानी माइक्रोस्कोप बनाकर दिखाया। किसने बनाकर दिखाया? हमारे रॉबर्ट हुक ने। अब आप जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे सोचो, अपने आप को मानो आप कौन हैं? रॉबर्ट हुक हैं। आपने किसका निर्माण कर दिया है? किसको रूपांतरित करके बनाया है? सूक्ष्मदर्शी को। अब जरा सोचिए, आप रॉबर्ट हुक है, आपने सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया है, क्या आपका मन नहीं करेगा कि उस सूक्ष्मदर्शी जिसको आपने रूपांतरित करके बनाया उसके अंदर किसी चीज को देखूं? करेगा ना? तो ओरिजिनल रॉबर्ट हुक है, उसका भी मन करा होगा। तो उसने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा, किसने? रॉबर्ट हुक ने क्या लिया? एक पेड़ लिया। कौन सा पेड़? ओक। कौन सा पादप लिया? ओक पादप। ध्यान से सुनना, इस ओक पादप की उसने क्या निकाली? छाल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बार्क। ठीक है, इस पादप की क्या ली? छाल। ठीक है, और इस छाल में एक उत्तक को देखा। कौन से उत्तक को देखा था उन्होंने? कॉर्क उत्तक को। ठीक है, तो ये क्रम में याद रखना। अब कई बच्चे सीधा याद रखते कॉर्क। अरे भैया, कॉर्क कहां से ली? छाल से ली। कॉर्क उत्तक कहां से लिया? छाल से लिया। किसकी छाल से लिया? ओक पादप की छाल से कॉर्क उत्तक निकाला। अब उस उत्तक को, कॉर्क उत्तक को उन्होंने किसमें देखा? जो उन्होंने रूपांतरित किया था, क्या? सूक्ष्मदर्शी, उसमें देखा।
जब उन्होंने देखा, किसको देखा, कॉर्क उत्तक में उनको क्या चीज दिखाई दी, उन्हें कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई दी। ठीक है, इस तरह की संरचना उन्हें दिखाई दी। अब ये संरचना जो है वो किसके जैसी है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये संरचना जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो किसके जैसी है, ये एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसी है। किसकी जैसी थी ये संरचना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी। अब ये संरचना जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी थी, इस संरचना को ध्यान से सुनना, इस संरचना को उन्होंने नाम दिया क्या, नाम ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूलई। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या ये जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी ये संरचना किसको दिखाई दी थी, रॉबर्ट हुक को ये संरचना, उसको नाम दिया रॉबर्ट हुक ने क्या, सेल्यूलई। और बाद में इसी सेल्यूलई से नाम पड़ा था क्या, सेल। ठीक है, तो सेल शब्द जो था वो भी किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। सेल शब्द किससे आया था, सेल्यूलई से आया था। ये सेल्यूलई शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से सुनना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, रॉबर्ट हुक ने ये जो भी अध्ययन किया कोशिका के बारे में, ये सारा का सारा अध्ययन जितना भी उन्होंने किया था, ये सब कुछ उन्होंने 1665 में, ध्यान से सुनना, ये वर्ष जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1665 में उन्होंने ये जो भी चीजें ज्ञात करी, जो भी चीजें अनुभव किया, जो भी चीजें उन्होंने अध्ययन किया, वो सारा का सारा उन्होंने 1665 में एक पुस्तक, एक बुक प्रतिपादित करी, पब्लिश करी। बुक को क्या किया, पब्लिश किया, यानी प्रतिपादित करी। क्या प्रतिपादित करी, एक बुक प्रतिपादित करी, यानी एक बुक पब्लिश करी, और उसके अंदर ये सारा का सारा ज्ञान निचोड़ कर रख दिया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। नीट का क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपने, उस बुक का नाम क्या था। तो बेटा जी भूलना मत, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। भूलिएगा मत, उस बुक का नाम क्या था, ये जो बुक थी इसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबसे पहला वैज्ञानिक बताया है जो किससे संबंधित है, कोशिका विज्ञान से संबंधित है, जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक, जो जनक हैं किसके, कोशिका विज्ञान के। क्योंकि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। कहां पर देखा था, ओक पादप की छाल में कौन से उत्तक को देखा था, कॉर्क उत्तक को देखा था। वो संरचना किसके जैसी दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, जिसे क्या नाम दिया था, सेल्यूलई। बाद में क्या नाम पड़ा, सेल। उन्होंने ये सारा का सारा ज्ञान किसके अंदर बताया, एक बुक के अंदर बताया, जो 1665 में प्रतिपादित की गई। उस बुक का नाम आपने याद रखना है, क्या, माइक्रोग्राफिया। सिंपल है ना, समझ में आ गया ना। अब आगे ध्यान से सुने। अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने, ध्यान से सुनना, रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिकाएं खोजी हैं, क्या ये जीवित हैं या मृत कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। क्या रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिका खोजी है, ये जीवित है या मृत कोशिका है। तो आपने अगला बिंदु जो रॉबर्ट हुक से याद रखना है, क्या, कि रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिकाएं खोजी हैं, ये सारी की सारी, मतलब ये जो कोशिकाएं ये जो खोजी हैं, ये कौन सी कोशिका हैं, ये मृत कोशिका है। कौन सी कोशिका खोजी उन्होंने, मृत कोशिका। ये भी बिंदु लिख लीजिएगा,
साथ साथ, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी है वो कौन सी कोशिका खोजी है? मृत कोशिका। अब आप क्वेश्चन कहेंगे कि सर मृत कोशिका क्या होती है और जीवित कोशिका क्या होती है? देखिए, सजीव निर्जीव की बात नहीं कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मृत कोशिका और जीवित कोशिका की, ठीक है। अभी थोड़ी देर में उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं खोजी हैं वो कौन सी हैं? आपकी मृत कोशिका। तो ये पहला वैज्ञानिक था जो आपने कतई नहीं भूलना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ भर आपने याद रखना है। कौन? रॉबर्ट हुक। एक एक बिंदु से यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, एक भी पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम जीवित कोशिका की बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने बात करी है किसकी? मृत कोशिका की। अब हम बात करेंगे किसकी? जीवित कोशिका की। तो देखिए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? ठीक है, तो देखिएगा यहां पर दो वैज्ञानिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। पहला वैज्ञानिक जो आ रहा है उसका नाम है मार्सिलो मेलपीजी, पूरा नाम याद रखना, मार्सिलो मेलपीजी, ठीक है। और दूसरा वैज्ञानिक है निहीमिया ग्रीव। पहला कौन है? मार्सिलो मेलपीजी, दूसरा कौन है? निहीमिया ग्रीव। इन दोनों ने, ध्यान से सुनना, इन दोनों ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। लेकिन कौन सी जीवित कोशिका को देखा? बच्चों याद रखना, जीवित पादप कोशिका को देखा था। तो ये चीज याद रखना क्या, कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? देखिए, मृत कोशिका को किसने देख लिया? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? मार्सिलो मेलपीजी और निहीमिया ग्रीव ने। लेकिन कौन सी जीवित कोशिका को देखा था बच्चों? याद रखना, पादप कोशिका को, ठीक है। अब इन मार्सिलो मेलपीजी ने ये जो जीवित पादप कोशिका देखी थी, इन जीवित पादप कोशिका को नाम दिया। क्या नाम दिया? ब्लैडर, ठीक है, याद रखना, ब्लैडर नाम किसने दिया? मार्सिलो मेलपीजी ने। किसको दिया? जीवित पादप कोशिका जो उन्होंने देखी थी। इसी तरीके से निहीमिया ग्रीव ने भी उन्हीं जीवित पादप कोशिका को नाम दिया क्या? यूट्रिकल। तो इन्होंने नाम दिया ब्लैडर, इन्होंने नाम दिया यूट्रिकल। किसको नाम दिया? जो इन्होंने क्या देखी थी? जीवित पादप कोशिका। सिंपल सा था ना। अब आगे देखिएगा, यह क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, याद रखना है आपने। सूक्ष्मदर्शीय आकारिकी विज्ञान के जनक कौन है? इन्होंने बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी की खोज करी थी, बहुत सारे माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। किसने? मार्सिलो मेलपीजी ने। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? क्या? सूक्ष्मदर्शीय आकारिकी विज्ञान के जनक। बच्चों मैंने स्टार बना रखा है, ये याद रखना है आपने, भूलना नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आपने ये वाला बिंदु भी याद रखना। और ये करीबन 6 से 7 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या? पादपीय आकार की विज्ञान। क्या बोला मैंने? पादपीय आकारिकी विज्ञान। यानी आकारिकी क्या होता है? बाह्य अध्ययन। यानी बहुत सारे पादपों का बाह्य अध्ययन किया था किसने? निहीमिया ग्रीव ने। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पादपीय आकारिकी विज्ञान के जनक। तो यहां पर दो बिंदु आपने और जरूर याद रखने। क्या? सूक्ष्मदर्शी आकारिक विज्ञान के जनक कौन है? मेलपीजी। और पादपीय आकारिकी विज्ञान के जनक कौन है? हमारे निहीमिया ग्रीव। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला वैज्ञानिक हम पढ़ रहे हैं, यहां पर नाम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये पहले भी आपने जरूर याद करिए, जरूर आया होगा जब आपने 11th क्लास पढ़ी थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसको अपने दिमाग में उतार लेना है इस नाम को, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। क्या? देखिएगा, इन्होंने भी जीवित कोशिका को देखा प्लस उन्होंने खोज करी। अब आप कहेंगे सर देखने और खोज करने में क्या अंतर होता है? वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी इतना याद रखना, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका की खोज करी है। ठीक है, याद रखना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की क्या करी है बच्चों? खोज करी है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो कैसे घुमा कर आएगा? देखिए, नीट जो है उसमें पेपर में ना कई बार क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछा जाता है। अब कैसे घुमा कर आएगा, किस तरीके से पलट कर क्वेश्चन आ जाएगा, देखिएगा। आपको ये तो पता लग गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन कौन सी जीवित कोशिका, कितनी जीवित कोशिका, कौन कौन सी जीवित कोशिका की खोज इन्होंने करी है? तो आपने याद रखना है
इन्होंने 5 जीवित कोशिका की खोज करी है। कौन कौन सी 5 जीवित कोशिका की खोज करी है, आइएगा देखिएगा। सबसे पहला आपने नाम याद रखना है शुक्राणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, तो शुक्राणु की खोज किसने करी, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, दूसरा, इन्होंने अगली जीवित कोशिका कौन सी खोजी, इन्होंने अगली जीवित कोशिका खोजी जीवाणु। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो शुक्राणु की खोज करी, जीवाणु की खोज करी। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी जीवित कोशिका कौन सी खोजी इन्होंने, याद रखना है आपने नाम, प्रोटोजोआ। अब आप में से कई होंगे जिनको नहीं पता है प्रोटोजोआ, बस इतना सा याद रखिएगा। याद करिए 11th क्लास में आपने एक वैज्ञानिक पढ़ा था, आर.एच. विट्टेकर। याद आ रहा है ना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। उन्होंने कौन सी जगत प्रणाली दी थी, 5 जगत प्रणाली दी थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कितने जगत बताए थे, इस पृथ्वी पर कितने जगत मिल रहे हैं, 5 जगत मिल रहे हैं। कौन कौन से, याद करिए। मोनेरा, सबसे पहला मोनेरा, विकास के आधार पर सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन आए, मोनेरा। फिर कौन आए, प्रोटिस्टा। फिर कौन आए, कवक। फिर कौन आए, प्लांटेई। और आखिरी कौन आया, एनिमेलिया। ठीक है, याद आ रहा है ना ऐसा कुछ। तो यहां पर जो दूसरा जो जगत जो था विकास के आधार पर, वो कौन था, प्रोटिस्टा। उसी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं कौन, प्रोटोजोआ। तो याद रखना है बालक, कौन, प्रोटोजोआ। जंतुओं के समान एकल कोशिकीय जीव होते हैं जो कौन से जगत में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ठीक है, गांठ बांधकर याद रख लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, चौथी कोशिका जो उन्होंने खोजी थी, चौथी कोशिका जो उन्होंने खोजी थी, वो नाम आप सभी ने सुना हुआ है, कौन, आरबीसी। सुना हुआ है ना, क्या, आरबीसी। चौथी कोशिका थी कौन सी, आरबीसी, जो किसने खोजी, ल्यूवेनहॉक ने। लाल रक्त कणिकाएं, सुना हुआ है ना आप सभी ने। ठीक है, और आखिरी 5वीं कोशिका, ये नाम भी आपने सुना हुआ है, कौन, यीस्ट। ठीक है, अब यीस्ट जिन्होंने सुना हुआ, अच्छी बात है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या, सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, यीस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या है, एक बहुत सिंपल सा बिंदु याद रखना है। मैंने अभी अभी आपको एक तीसरा जगत भी बताया था 5 जगत प्रणाली का। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा था, कवक यानी फंजाई। ठीक है, पूरे कवक जगत में सारे के सारे जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। किसको छोड़कर, बालक भूलना नहीं है, दिमाग में याद रखना है, कौन सा, यीस्ट। यीस्ट एकमात्र ऐसी कवक है जो कैसी है, एकल कोशिकीय। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये 5 कोशिकाएं किसने खोजी हैं, ल्यूवेनहॉक ने खोजी हैं, देखा नहीं, खोजी। आप कहेंगे सर खोजने और देखने में क्या अंतर है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना, खोजकर्ता कौन था जीवित कोशिकाओं का, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पलटकर पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एरिथ्रोलॉजी, यहां पर लिख देता हूं मैं, एरिथ्रोलॉजी के जनक कौन है, किसके, एरिथ्रोलॉजी के जनक कौन है। अब जिसको यही नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि साहब आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है बच्चा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का। तो जरा सोचिए, लॉजी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था ना, अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, लॉजी का मतलब क्या था, अध्ययन। तो एरिथ्रोलॉजी यानी अध्ययन करेंगे किसका, एरिथ्रो वर्ड किसका है, एरिथ्रोसाइट, यानी किसका अध्ययन करेंगे, आरबीसी का अध्ययन करेंगे। वो विज्ञान क्या कहलाता है, एरिथ्रोलॉजी कहलाता है। तो जरा सोचिए, आरबीसी की खोज जिसने करी होगी वो किसका जनक होगा, एरिथ्रोलॉजी का क्या होगा, जनक होगा। तो एरिथ्रोलॉजी का जनक कौन है, जिसने आरबीसी
क्या की है? खोजी है। तो किसने खोजी है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, किसने? ल्यूविनहॉक ने। तो ल्यूविनहॉक किसके जनक हैं? एरिथ्रोलॉजी के। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जरा सोच समझ के मुझे बताइएगा, कहीं ना कहीं जीवाणु कौन है? क्या ये एक सूक्ष्म जीव है या नहीं है ना? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए आप सभी को। क्या जीवाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, एक जीव है, एकल कोशिकीय जीव है और सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, तो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव। तो अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन हुए? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यही कौन? ल्यूविनहॉक। क्योंकि सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव किसने देखा? आपके ल्यूविनहॉक ने। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? ल्यूविनहॉक। और उसी तरीके से एरिथ्रोलॉजी के जनक भी कौन है? हमारे ल्यूविनहॉक। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप, मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं अब। तो देखिए, अभी तक हमने किस चीज की बात कर ली? वैज्ञानिक देखे हैं। पहला वैज्ञानिक देखा रॉबर्ट हुक, जो मृत कोशिका की खोज करी। फिर हमने देखा ल्यूविनहॉक, जिसने जीवित कोशिका की खोज करी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर मृत कोशिका और जीवित कोशिका में क्या अंतर है? ठीक है। तो मैंने यहां पर दो कोशिकाएं बनाई हैं आपके सामने। ये दोनों पादप कोशिका हैं। ध्यान से सुनना, कैसी कोशिकाएं? ये पादप, ठीक है। अब इन दोनों कोशिका में कुछ समानता भी है और कुछ विभिन्नता भी है। क्या समानता है? देखिएगा, मैंने नीले रंग से स्तर बनाई है, जो आपको दिखाई दे रही है, वो कौन है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादपों में होती है ना। तो कौन है ये? कोशिका भित्ति। दोनों में मिल रही है। लेकिन क्या केंद्रक यहां पर मिल रहा है? नहीं। क्या केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य, जिसमें कोशिका अंगक मिलते हैं, जैसे अंतःप्रेद्रव्य जालिका, जैसे गोल्जिकाए, जैसे राइबोसोम, जैसे जैसे आपका हरित लवक, ठीक है, क्या वो यहां पर मिल रहे हैं? नहीं। तो यहां पर कौन मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है। उसके बाहर कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहे हैं? कोशिका अंगक मिल रहे हैं, ठीक है। और इनको घेरे हुए है कौन? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो ये तीन चीजें यहां पर नहीं मिल रही हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों को मिलाकर, किन तीनों को मिलाकर? इन तीनों को मिलाकर बोला गया है, क्या? भूलना नहीं है शब्द, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जीव द्रव्य इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो इस कोशिका में नहीं है। बालक, हम इसको बोल रहे हैं क्या? मृत कोशिका। और उसको हम बोल रहे हैं क्या? जीवित कोशिका। अब आप मुझे बताएं, मृत कोशिका और जीवित कोशिका में क्या अंतर था? क्या अंतर था? क्या नहीं मिल रहा था? मृत कोशिका में जीव द्रव्य नहीं मिल रहा था, यानी जीव द्रव्य किस में मिलता है? जीवित कोशिका में मिलता है, ठीक है। जबकि पादपों में अगर हम देखें तो मृत कोशिका में क्या पाई जा रही है? कोशिका भित्ति। तो अब जरा सोचिए, रॉबर्ट हुक ने, ध्यान से सुनना, रॉबर्ट हुक ने जो संरचना देखी थी, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी थी, इस तरीके से देखी थी ना, इस संरचना में उन्होंने क्या देखा? सोच समझ के जल्दी से आंसर सोचिए। उन्होंने इस संरचना में क्या देखा था? ये जो धारियां जो थी, ठीक है, ये जो स्तर जो उन्होंने देखी थी, ये क्या थी? ये थी हमारी कोशिका भित्ति। तो रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका देखी थी, उसमें क्या देखा था उन्होंने? क्या? कोशिका भित्ति। जबकि जीवित कोशिका के अंदर, बच्चा भूलना नहीं है, जीवित कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। सिंपल सा था ना, समझ में आ गया ना। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नीट में, क्या कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है या जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का भाग है? बहुत साधारण सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, सोचिए।
कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का भाग है? क्या साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बना रहा है या प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बना रहा है? बहुत जल्दी से आंसर आप सभी दे देंगे क्या कि कोशिका द्रव्य क्या बना रहा है? जीव द्रव्य, ना कि जीव द्रव्य क्या बना रहा है? कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया ना? ये तीन चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? जीव द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य किसका भाग है? जीव द्रव्य का। ठीक है, तो याद रखना, कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो बालक, ये चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जिन कोशिका में मिलेगा, भूलना नहीं है आपने, वो कौन सी कोशिकाएं होंगी? जीवित कोशिकाएं होंगी। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि साहब मृत कोशिका और जीवित कोशिका में अंतर क्या था। ठीक है, अब बात आ रही है ये जो जीव द्रव्य है इसकी खोज किसने करी है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने यहां पर बात करी किसकी? जीव द्रव्य की कर ली थी ना, कि जीव द्रव्य क्या था, ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने करी है। देखिएगा, यहां पर तीन वैज्ञानिक हैं जिनका संबंध जीव द्रव्य से है। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम कॉर्टी। वैज्ञानिक का नाम क्या है? कॉर्टी, जिसने सर्वप्रथम जीव द्रव्य को देखा। अब यहां पर वर्ड आ रहा है देखा, ना कि खोज करी। यहां पर वर्ड देखिए, यहां पर कहीं दिख रहा होगा आपको खोज, यहां पर भी वर्ड दिख रहा है खोज। यानी खोज और देखने में अंतर क्या है? आइएगा, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। एक वर्ड मैंने बोला क्या? खोज करना। ठीक है, और एक है देखना। क्या अंतर है? ठीक है, दोनों को मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं, समझना। बहुत अच्छा सा उदाहरण है, आराम से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, मैंने बी को भेजा, जाओ एक जंगल में घूम कर आओ। देखो उस जंगल में आपको क्या दिखता है। वो बी गया उस जंगल में गया, और उस जंगल में जाकर उसने देखा एक हाथी जो है वो उड़ रहा है। क्या हो रहा है? हाथी क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ठीक है, वो आया, आकर ना ही उसने मुझे बताया, ना ही किसी को भी बताया, उसने जाकर अपनी पुस्तक में यानी अपनी बुक में वो चीज लिख डाली जो उसने देखी। ठीक है, यानी उसने क्या पब्लिसिटी करी? क्या उसने उस चीज को देखने के बाद में उस ज्ञान को दूसरे लोगों को बताया? नहीं बताया। ठीक है, अब मैंने ए को भेजा, ए गया, उसी जंगल में गया, उसी हाथी को देखा जो उड़ रहा था, आया, आकर उसने क्या किया? अपनी पुस्तक में तो लिखा ही लिखा, अपनी बुक में तो लिखा ही लिखा, साथ ही साथ उसने मुझे भी बताया और जितने भी लोग थे सबको बताया। यानी उसने क्या किया? उसने क्या किया? देखा भी और पब्लिसिटी भी करी, लोगों को बताया भी। तो सोचिए, एक वैज्ञानिक का कार्य क्या होता है? एक वैज्ञानिक का काम क्या होता है? एक खोजकर्ता का कार्य क्या होता है? क्या? किसी भी चीज की खोज करना, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना, और देखने के बाद उसको लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाना क्या कहलाती है? खोज कहलाती है। ठीक है, और देखना मतलब उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखने देना क्या कहलाएगा? क्या? ऑब्जर्वेशन, यानी देखना। तो सोच समझ के मुझे बताएं, सर्वप्रथम जीव द्रव्य को किसने देखा? किसने देखा? कॉर्टी ने। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगा? अब जरा सोचिए, बी को कैसे पता लगा? या हम बोलेंगे कि बी ने, हमें कैसे पता लगा कि बी ने उस उड़ते हुए हाथी को देखा था? उसने अपनी पुस्तक में लिखा था ना। वो पुस्तक बाद में अगर मिली होएगी तो कहीं पता लग जाएगा ना कि बी ने भी देखा था। उसी तरीके से आपको याद रखना है क्या? जीव द्रव्य की खोज नहीं करी है किसने? कॉर्टी ने। जीव द्रव्य को देखा था किसने? कॉर्टी ने। ठीक है, उस ज्ञान को वो दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं पाया था, इसलिए खोजकर्ता नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे किसने खोज करी? जीव द्रव्य की खोज, यानी जीव द्रव्य को देखा और देखने के बाद लोगों को बताया, ये कार्य किसने किया? तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं ये दोनों। कौन कौन से? डुजारिडिन। पहला कौन सा देख रहे हैं? डुजारिडिन। बच्चे याद रखना है, इसने सर्वप्रथम, ध्यान से सुनना, इन्होंने सबसे पहले जंतु कोशिका, पादप कोशिका नहीं, जंतु कोशिका में किसको देखा था? जीव द्रव्य को देखा था। ठीक है, लेकिन अब जब इन्होंने लोगों को बताया
कि जो उन्होंने चीज देखी है उसको उन्होंने नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? उन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम नहीं दिया, उन्होंने इसको नाम दिया क्या? सारकोड। तो बेटा जी याद रखना है, सारकोड शब्द किसने दिया था? डुजारिडिन ने। किसको दिया था? याद रखना, जीव द्रव्य को दिया था। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। यानी डुजारिडिन ने खोज करी किसकी? जीव द्रव्य की। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। और क्या नाम दे दिया? सारकोड दे दिया। खत्म। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम आज की डेट में जीव द्रव्य बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, सारकोड तो बोलते नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं ये प्रोटोप्लाज्म या ये जीव द्रव्य शब्द भी तो देना पड़ेगा ना। तो आइए देखिए, क्या? पुरकिंजी। भैया ये नाम तो आपने भूलना ही नहीं है, इसको तो गांठ बांधकर याद रख लेना है पुरकिंजी को। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा ये शब्द पहले कहीं आया था। याद करिए 11th क्लास में हृदय पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र जब पढ़ा था तो हृदय की संरचना में कहीं पुरकिंजी तंतु नाम से कोई शब्द आया था या नहीं आया था? जिनको याद है उनको पता होगा। क्या? पुरकिंजी एक वैज्ञानिक का नाम है जो यहां पर अगर हम बात करें जिसने सर्वप्रथम, जंतु नहीं, पादप कोशिका। देखिए डुजारिडिन ने कौन सी कोशिका में खोज करी थी? जंतु कोशिका। तो पुरकिंजी ने कौन सी कोशिका में खोज करी है बालक? पादप कोशिका में खोज करी। और साथ ही साथ नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म नाम या जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजी ने। जीव द्रव्य की पादप में खोज किसने करी? पुरकिंजी ने। सारकोड नाम किसने दिया? डुजारिडिन ने, जिन्होंने खोज करी थी किसमें? जंतु कोशिका में। तो ये हमने क्या पढ़ा है? जीव द्रव्य, जो भूलना नहीं है कौन सी कोशिका में मिलेगा? जीवित कोशिका में मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए अब हमने यहां पर जीव द्रव्य की बात कर ली थी ना। जीव द्रव्य का एक भाग था कौन? केंद्रक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा, केंद्रक की खोज किसने करी है? तो बेटा जी याद रखना 1831 में, वर्ष मत भूलना। ठीक है, 1831 में केंद्रक की खोज करी थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब कई बच्चे ना जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। देखिए रॉबर्ट हुक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी है? कोशिका की। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी है? उस कोशिका में। कौन? केंद्रक की। ठीक है, समझ में आ गया। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वैसे अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। क्या उन्होंने केंद्रक की खोज करी कहां से? एक पादप है, कौन सा? ऑर्किड। कौन सा पादप है? ऑर्किड। ठीक है, ज्यादातर जैसे शादी ब्याह में हम गुलदस्ता जो देते हैं उसमें इस पादप के फूलों को दिया जाता है। तो ऑर्किड पादप जो होता है, उस ऑर्किड पादप की जो मूल थी, यानी जड़ जो थी, उस जड़ में, मूल में उन्होंने कोशिका देखी। ठीक है, क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पादप की क्या निकाली? मूल। उस मूल में से क्या निकाली? कोशिका। और उस कोशिका के अंदर किसकी खोज करी उन्होंने? किसको देखा? केंद्रक को। तो याद रखना केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। सिंपल सा था ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्या? एक सिद्धांत। ठीक है, जिससे कई दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? नाम है क्या? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर ये बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है बेटा जी, सिंपल चीजों से क्वेश्चन उठते हैं। यही सिंपल चीजें, हम टफ चीजों के पीछे पड़ जाते हैं और सिंपल को छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल में से क्वेश्चन आता है, गलती कर बैठते हैं। तो सिंपल सिंपल चीजें, साधारण साधारण सामान्य सामान्य चीजें जो है उनको तो याद रखो, तभी तो टफ पढ़ोगे ना। देखिएगा, तो कोशिका सिद्धांत क्या था, किसने दिया? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 1838 में, वर्ष याद रखना, कौन? 1838 में एक वैज्ञानिक, ठीक है, क्या नाम है?
श्लाइडन, नाम याद रखना, कौन? श्लाइडन, जिन्होंने 1838 में एक कथन दिया। ठीक है, वो कथन क्या था? क्या सभी पादप कोशिका से बने हैं। ठीक है, सिंपल सा ये कथन समझ में आ गया। क्या किसने दिया? श्लाइडन ने 1838 में बताया कि सभी पादप कोशिका से बने हैं। ठीक है, अब हमारे टाइम पे देखिए नीट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं अपना बता रहा हूं। हमारे टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया कि श्लाइडन जो थे, क्या वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे या जंतु वैज्ञानिक थे? जल्दी से आंसर सोचिए, कौन होंगे? उन्होंने पादपों के बारे में बताया है, तो वो कौन होंगे? बॉटनिस्ट। और बॉटनिस्ट का मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी किसका अध्ययन करते थे? पादपों का अध्ययन करते थे। तो पादपों का अध्ययन करते करते उन्होंने देखा कि अरे भैया सारे के सारे पादप किससे बने हुए हैं? कोशिका से। चलिए ठीक है, फिर 1839 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था श्वान। क्या नाम है? श्वान। ये कौन थे बेटा जी? ये थे आपके जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट कौन होंगे? जंतु वैज्ञानिक। अब इन्होंने भी एक कथन दिया, क्या सभी जंतु कोशिका से बने हैं। ठीक है, सभी जंतु किससे बने हैं? कोशिका से। ये किसने बताया? श्वान ने। सभी पादप कोशिका से बने हैं, ये किसने बताया? आपके श्लाइडन ने। दोनों ने एक दूसरे को कथन देखा, ठीक है, और दोनों ने गठबंधन कर लिया और दोनों ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता था? या मैं बोलूंगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया? याद रखना है, कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया, एक का नाम क्या है? श्लाइडन, और एक का नाम क्या है? श्वान। दोनों ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत, जो क्या कह रहा है? जो बोल रहा है क्या कि सभी पादप और सभी जंतु किससे बने हुए हैं? कोशिका। यानी दोनों ने अपने कथन को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या? सभी पादप और सभी जंतु किससे बने हुए हैं? कोशिका से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, मान लो, ध्यान से सुनो, आपके सामने या मेरे सामने ये दोनों खड़े हैं। कौन खड़े हैं? श्लाइडन और श्वान दोनों खड़े हैं। दोनों ने अपना सिद्धांत दे दिया, कौन सा? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, हमने बोला बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। कौन? श्लाइडन और श्वान, बहुत अच्छी बात है। तुमने कौन सा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत। तुमने बहुत अच्छी बात बताई, क्या कि पादप और जंतु किससे बने हुए हैं? कोशिका से। लेकिन ध्यान से सुनिए, उनके सामने और वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुमने ये तो बता दिया कि पादप और जंतु किससे बने हुए? कोशिका से, लेकिन ये तो बताओ ये कोशिका आ कहां से रही है? ये तो तुमने बता दिया कि कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन ये नई कोशिकाएं कहां से आ रही हैं? जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रश्न इनसे पूछा गया कि नई कोशिका कहां से आ रही हैं, तो ये दोनों नहीं बता पाए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने में ये असमर्थ थे। ठीक है, यानी अब जरा सोचिए, क्या ये कोशिका सिद्धांत पूर्ण हुआ या नहीं हुआ? क्या ये कंप्लीट था या नहीं था? ये कंप्लीट नहीं था, ये इनकंप्लीट था, ये अपूर्ण था, क्योंकि ये दोनों नहीं बता पाए कि नई कोशिका कहां से आ रही है। इन्होंने ये तो बता दिया कि साहब हम यानी जंतु और पादप किससे बने हुए? कोशिका से, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि ये कोशिका आई कहां से। ठीक है, यानी ये सिद्धांत कैसा है? पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? जरा सोचिए, इस सिद्धांत को पूरा करना पड़ेगा। अब साहब पूरा कौन करेगा? आइए देखते हैं। तो बेटा जी आपने याद रखना है, इस सिद्धांत को पूर्ण करने का काम
किसने किया था? एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चू। भूलना नहीं है नाम, कौन? रुडोल्फ विर्चू, जिसने इस सिद्धांत को पूरा किया और क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। यानी उसने कुछ बताया। क्या बताया वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो भी उसने बताया उसने उसको किसके अंतर्गत बताया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। यानी ये जो कोशिका सिद्धांत जो किसने दिया था? श्लेडन और श्वान ने उस सिद्धांत को पूरा किया और नया सिद्धांत दिया। कौन सा? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। किसने? रुडोल्फ विर्चू ने। भैया इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने क्या दिया था? देखिए, उन्होंने एक कथन दिया। उन्होंने एक क्या दिया? कथन दिया, एक स्टेटमेंट दी, एक कथन दिया। क्या दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कथन है ये? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अब इस कथन का मीनिंग क्या है? इस कथन का अर्थ है क्या कि एक नई कोशिका का, किसका? नई कोशिका का निर्माण। किसका? नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी या मात्र कोशिका से होता है। अब आप जरा सोचिए, आप सभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन होता है या नहीं होता, कि साहब ये एक मात्र कोशिका है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस मात्र कोशिका में क्या होता है? विभाजन, और इससे क्या बनती हैं? दो कोशिकाएं बनती हैं। और जरा सोचिए, इन दोनों कोशिकाओं और इस मात्र कोशिका की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से कौन नई कोशिका होगी? क्या मात्र कोशिका नई कोशिका है या पुत्री कोशिका नई कोशिका है? तो सिंपल सा आंसर है क्या? ये क्या है? ये नवनिर्मित कोशिका है, यानी ये नई कोशिका है। ठीक है, जबकि ये कौन है? पुरानी कोशिका है। ठीक है, तो जरा सोचिए, श्लाइडन और श्वान से यही तो पूछा जा रहा था कि भैया ये तो बताओ, ये कोशिका आ कहां से रही है? तो ये किसने बताया? हमारे रुडोल्फ विर्चू ने बताया कि क्या नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। जब पुरानी मात्र कोशिका विभाजन करती है और क्या बनाती है? नई कोशिका बनाती है, तो उससे किसका निर्माण होता है? नवनिर्मित कोशिका का। यही क्या था? हमारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो ये हमने पूरा किया है। क्या? कोशिका सिद्धांत। बच्चे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आपने याद रखना है, किसने? श्लाइडन और श्वान ने। ठीक है, श्लाइडन कौन था? बॉटनिस्ट यानी वनस्पति वैज्ञानिक। और श्वान कौन था? जूलॉजिस्ट यानी कौन? आपका जंतु वैज्ञानिक। दोनों ने मिलकर क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। क्या बताया गया था? क्या कि पादप और जंतु किससे बने हुए? कोशिका से। लेकिन वो ये बताने में असमर्थ थे कि नई कोशिका कहां से आ रही है। तो इस सिद्धांत जो क्या था? अपूर्ण था, इसको पूरा किया। क्या देकर? आधुनिक कोशिका सिद्धांत देकर। किसने पूरा किया? रुडोल्फ विर्चू ने, जिसका कथन आपने नहीं भूलना है। नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कथन किसने दिया था। तो याद रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने। जिसका मतलब क्या था कि एक नई कोशिका का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिका जो होती है, या पुरानी कोशिका जो होती है, या मात्र कोशिका होती है, उससे होता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने बात कर ली है किसकी? उन वैज्ञानिकों की जो किससे संबंधित हैं? कोशिका से। अब जरा सोचिए, हम पढ़ क्या रहे थे? हम क्या होता है, पढ़ते पढ़ते ना ये भूल जाते हैं कि पढ़ क्या रहे थे। देखिए, मैंने स्टार्ट कराया है आज क्या?
नीट का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट कराया है, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं कौन सा? कोशिका विज्ञान, 11th क्लास का है। ठीक है, अब ये कोशिका विज्ञान कैसे स्टार्ट किया मैंने आपको बताया कि भाई सजीवों और निर्जीवों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो होता है वो कौन होता है? कोशिका। यहां से स्टार्ट की थी ना हमने। फिर बात करी थी पृथ्वी पर सबसे बड़ी छोटी कोशिका, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी छोटी और लंबी कोशिका बात कर ली थी। फिर हमने बात करी थी क्या कि कोशिका से संबंधित वैज्ञानिक पढ़े हैं हमने। ठीक है, 5 चरणों में हमने वैज्ञानिक पढ़ लिए हैं, कोशिका सिद्धांत भी देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि साहब कोशिका के प्रकार। किसके प्रकार? कोशिका के प्रकार। और मेरे ख्याल से यहां पर जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिनके पास जीव विज्ञान रहा है, उन सभी को पता है क्या कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी होती है बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका के प्रकार की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने सिर्फ आपको यहां पर कोशिका के प्रकार बताए हैं, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनके नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रॉपर एक नई कॉपी बनाएं, लिख लीजिएगा जीव विज्ञान। ठीक है, ठीक है, और साथ में डाउट नोट भी लिख लीजिएगा कि मैं यहां पर पार्थ सर आपको जीव विज्ञान की क्लासेस दूंगा, नीट की प्रॉपर नोट्स बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, जो जो चीज बता रहा हूं उसको ढंग से सुनना। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सुनते नहीं है, स्किप कर देते हैं, आगे निकाल देते हैं चीजों को, सोचते हैं अरे ये तो पढ़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा है, नहीं, इसको बिल्कुल भी बीच में से छोड़ना मत। पूरा लेक्चर देखिए, आराम से इसको समझिए, जो नहीं समझ में आए वो जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, ओके देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।